अब देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर के लिंग विद्यालय एवं समुदाय में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, लिंग का अर्थ बताइए अथवा लिंग से आप क्या समझते हैं। उत्तर में देखते हैं, लिंग को वैयाकरणों द्वारा कहकर परिभाषित किया गया है जिससे किसी के स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है, लिंगीय विभेद से क्या तात्पर्य है अथवा लिंग पक्षपात क्या है। उत्तर में देखते हैं, लिंगीय विभेद से तात्पर्य बालक अथवा बालिकाओं के मध्य यानी बीच व्याप्त लैंगिक असमानता से है। तीसरा है, कन्या भ्रूण हत्या क्या है बताइए। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी कुरीति भारत में सभ्य और शिक्षित वर्गों के मध्य फैल रही है जिनसे जन्म लेने से पूर्व ही बेटी को मार दिया जाता है तथा बेटे वाले लोग समाज में सीना तान कर चलते हैं, जिससे अन्य लोगों में भी बेटी के प्रति उदासीनता का भाव उपजता है। चौथा है, दहेज प्रथा क्या है बताइए। उत्तर में देखते हैं, दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसकी जड़ें भारतीय समाज में दिनों दिन गहरी होती जा रही हैं। समाज में अगड़ी कही जाने वाली जातियों में यह प्रथा चरम पर है, जो भोले भाले आदिवासियों में भी यह कुरीति धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। लड़की का जन्म होते ही माता पिता और परिवार को उनके विवाह तथा दहेज की चिंता खाई जाती है। इस कुप्रथा के कारण भी लोग लड़कियों को नहीं चाहते कि वे जन्म लें। पांचवा प्रश्न है, जाति का अर्थ बताइए अथवा जाति से आप क्या समझते हैं। उत्तर में देखते हैं, ई ए ग्रेड के अनुसार जाति को एक अंतर विवाह वाले समूह अथवा ऐसे समूहों के संकलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका एक सामान्य नाम तथा समान परंपरागत व्यवसाय होता है, जो एक ही स्रोत से उत्पन्न होने का दावा करते हैं और सजातीय समूहों का निर्माण करने वाले समझे जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर में देखते हैं, जाति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है और यह अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण स्थापित करती है। जाति में एक सामान्य परंपरा तथा व्यवसायों का अनुकरण किया जाता है जिसके द्वारा समाज में स्त्रीकरण होता है। समाज को अनेक जन्मजात इकाइयों में विभक्त करने का कार्य जाति के द्वारा किया जाता है। यह एक बंद वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म से और स्थायी होती है। ब्लंट के अनुसार जाति एक अंतर विवाह वाले समूह का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम जिसकी सदस्यता जन्मजात है और जो सामाजिक संबंधों के लिए अपने सदस्यों के ऊपर कुछ नियंत्रण भी लगाती है। एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय का अनुकरण करती है। नियंत्रणों की उत्पत्ति का दावा करती है और सामान्य रूप से एक सजातीय समूह का निर्माण करने वाली समझी जाती है। सातवां प्रश्न है, धर्म की कोई एक परिभाषा दीजिए। गिब्सवर्थ के अनुसार धर्म ईश्वर व देवताओं के प्रति जिनके ऊपर मनुष्य अपने को निर्भर अनुभव करता है, गतिशील विश्वास और आत्मसमर्पण है। प्रश्न नंबर 8, बच्चों से संबंधित एक नियम की व्याख्या कीजिए अथवा बच्चों से संबंधित एक नियम का वर्णन कीजिए। उत्तर में देखते हैं, पहला प्रश्न है, बिना किसी जाति, रंग, लिंग, धर्म या राष्ट्रीय भेदभाव के सभी बालकों का उक्त घोषणा पत्र में
अंकित अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। दूसरा प्रश्न है उन्हें उन सभी विशेष संरक्षणों, अवसरों और सुविधाओं को पाने का अधिकार है जो उन्हें स्वाधीनता और सम्मान में एक स्वस्थ और सामान्य ढंग से विकसित होने में समर्थ बनाएं। प्रश्न नंबर 9 है वर्ग से आप क्या समझते हैं? उत्तर में देखते हैं वर्ग ऐसे सामाजिक समूह हैं जो सामाजिक या आर्थिक स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक सामाजिक वर्ग एक समुदाय या समाज का वह भाग होता है जो कि अपने सदस्यों को प्रायः समान सामाजिक स्थिति के कारण अन्य भागों या वर्गों से अलग माना जाता है। एक सामाजिक वर्ग का निर्माण और उसकी पहचान कई प्रकार के कारकों से होती है। आय, सामाजिक परिस्थिति, रहन सहन की शैली, व्यवसाय, शिक्षा, उपयोग करने की आदतों, सामाजिक भेंटें व मिलने आना जाना, मकान की स्थिति, मकान का प्रकार, सामाजिक मूल्य व आचरण का तौर तरीका। इन सभी कारकों के आधार पर सभी कारकों के आधार पर यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति और उसका परिवार अमुक सामाजिक वर्ग का है। एक वर्ग के सदस्य में अपने वर्ग विशेष के बारे में चेतना देखने में आती है। एक व्यक्ति अपने प्रयासों से अपने वर्गों को बदल सकता है और ऊंचा या नीचा वर्ग प्राप्त कर सकता है। आपसी मेलजोल, विवाह संबंध, सामाजिक आचरण, बच्चों की शिक्षा, पहनावा, खान पान तथा अन्य सामाजिक संबंधों को बनाते समय प्रायः लोगों को यह सोचकर कार्य करता है कि वे जिस वर्ग के सदस्य हैं उसमें जैसा होता है वैसे ही करने का यथासंभव प्रयास किया जाए। भारतीय सामाजिक संरचना में वर्ग परंपरागत रूप से भारतीय समाज में मध्यकाल में 4 प्रमुख वर्ग रहे हैं। पहला है उच्च वर्ग, राजा व जमींदार। दूसरा है मध्यम वर्ग, ब्राह्मण, पुजारी, उच्च पदाधिकारी, धनी, व्यापारी। ग वर्ग इसमें है निम्न वर्ग, निर्धन, स्वर्ण व्यक्ति। घ है इसमें निम्नतम वर्ग, अछूत या पिछड़ी हुई जातियों के लोग। प्रश्न नंबर 10 है उग्र या रेडिकल नारीवाद क्या है? उग्र यानी रेडिकल नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो समता एवं न्याय की बात करता है। यह उस दृष्टिकोण के बारे में है जिस प्रकार सामान्यतः हम स्त्री पुरुष के बारे में सोचते हैं। यह उस तरीके को बदलने के बारे में है जिस प्रकार हम स्त्री व पुरुष को एक दूसरे से संबंधित करते हैं। नारीवादी यह विश्वास नहीं करते कि सारे पुरुष सेक्सिटिव हैं या स्त्रियां प्राकृतिक रूप से पालन पोषण करने वाली होती हैं। सारे नारीवादी यह जरूर मानते हैं कि सारे स्त्री व पुरुष पितृसत्तात्मक सामाजिक संस्थाओं में व्याप्त लैंगिक अवधारणाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं तथा वास्तविक परिवर्तन केवल तभी संभव होगा जब हम स्वयं को लैंगिक विभेदों से मुक्त कर पाएंगे तथा स्त्रियों में असमानता एवं अधीन करने वाले विचारों एवं क्रियाकलापों को उजागर कर पाएंगे एवं दूर कर पाएंगे। नारीवादी वह है जो स्त्रियों का सशक्तिकरण करना चाहता है तथा जिसके लिए सशक्तिकरण के इन रास्तों में पितृसत्ता सबसे बड़ी बाधा है। सभी नारीवादी पितृसत्ता के खिलाफ एकजुट दिखाई देते हैं। नारीवाद को गहराई से समझने के लिए आवश्यक है कि पितृसत्ता क्या है, इसे समझा जाए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 पितृसत्ता शब्द की व्याख्या कीजिए। इसमें इसके लिए पीछे दिए गए लघु उत्तरीय प्रश्न 11 अध्ययन करें। इसमें मैंने पढ़ा दिया है, आप उसे देख लेना।
आगे इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 12, पितृसत्ता के लिए केवल एक पहलू की विवेचना कीजिए। उत्तर में देखते हैं पितृसत्ता के केवल एक पहलू की विवेचना इसमें है। उत्तर में निजी संपत्ति की अवधारणा तथा स्त्री की प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण। हमारा समाज प्रारंभ में कबीलाई या आदिवासी समाज था, जहाँ स्त्री सामान्यतः अधिकार संपन्न थी तथा प्रायः वंश का नाम माँ के नाम से चलता था। परंतु जैसे जैसे समाज कृषि आधारित होता गया, व्यक्तिगत या निजी संपत्ति की अवधारणा बढ़ी। अब पुरुष में सत्ता का लोभ बढ़ता गया। वह अपनी संतान पर स्वामित्व चाहने लगा तथा यह चाहने लगा कि उसकी संपत्ति का अधिकार उसकी संतान की हो, उत्तराधिकारी संतान ही हो। और इस व्यवस्था में पुरुष यह चाहने लगा कि उसकी संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद उसकी ही संतान को फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहे, यानी मिलती रहे। इसके लिए यह आवश्यक था कि स्त्री की प्रजनन क्षमता पर अधिकार पुरुष का हो। जब पुरुष को जमीन का स्वामित्व मिला तो उसने स्त्री को भी अपने अधीन करना चाहा, जिससे वह अपने वंश वृद्धि कर सके। पुरुष स्वयं एक उत्पादक शक्ति है, अतः उसने अपने बच्चों तथा संतति पर अपना रूप यानी समान रूप से स्वामित्व का दावा किया है। उसने यह स्थापित किया कि पुरुष उत्पन्न करता है और औरत पोषण करती है। संपत्ति के रखवाले के रूप में वंशज की जरूरत पड़ती है, अतः मातृत्व को एक पवित्र कार्य माना गया। इस प्रकार स्त्रियों की यौनिकता पर नियंत्रण की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए औरतों पर विवाह पूर्व तथा विवाह उपरांत के नियम लागू किए, ताकि जिसे संपत्ति सौंपी जानी है वे वैध संतान हो। निजी संपत्ति की अवधारणा ने इस प्रकार स्त्री के सामाजिक स्तर को हीनतम स्थिति में पहुंचा दिया। इस प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जिन पहलुओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनकी प्रजनन क्षमता होती है। आगे दिया है प्रश्न नंबर 13, भाषाओं में जेंडर लिखिए। भाषा और लिंग के मध्य कई संभावित संबंध और तनावों में अनुसंधान विविध हैं। यह अनुशासनात्मक सीमाओं को पार करता है और न्यूनतम रूप में व्यवहारिक रूप से लागू भाषा विज्ञान, भाषाई मानव विज्ञान, नारीवादी मनोविज्ञान, लिंग अध्ययन आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आगे इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 14, कक्षा में जेंडर असमानता से क्या समझते हैं। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर माना जाता है। वह पुरुषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती हैं। वे घर और समाज दोनों में शोषित, अपमानित, आक्रामित और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का यह अजीब प्रकार दुनिया में हर जगह प्रचलित है और भारतीय समाज में तो बहुत अधिक। 15वां प्रश्न है, सेक्स तथा जेंडर में अंतर कीजिए। ये दो शब्द सेक्स तथा जेंडर काफी हद तक समान लगते हैं तथा मनुष्य के मूलभूत गुणों का वर्णन करते हुए लगते हैं तथा अधिकांशतः दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त भी कर लिया जाता है। कई लोग इसे समानार्थी भी समझते हैं। एक शिशु के जन्म लेते ही उसे या तो स्त्री या पुरुष कहा जाता है तथा शिशु के सेक्स को इंगित करता है। इस आधार पर सेक्स स्त्री या पुरुष के मध्य जैविकी अंतर को इंगित करता है, जबकि जेंडर एक सामाजिक संदर्भ में, न कि जैविकी संदर्भ में, यानी जेंडर एक सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत होता है और सेक्स एक जैविकी प्रक्रिया मानी जाती है।
फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे।